हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 5.8 पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें देखो दो थ्योरम के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। एक का नाम है रोल्स थ्योरम और दूसरे का नाम है मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में एमवीटी भी बोलते हैं। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं अपन कि रोल्स थ्योरम क्या होता है और मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। इसके बाद में अपन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो देखो, फर्स्ट थ्योरम की बात करता हूं मैं कि रोल्स थ्योरम क्या कहता है। रोल्स थ्योरम, देखो रोल्स थ्योरम क्या है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होगी, उन कंडीशंस पे अपन को ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो कंडीशंस सेटिस्फाई होगी तो अपन बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं होगी। तो वो कंडीशन क्या है, पहले तो मैं ये मान लेता हूं कि अपन को गिवन है एक कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, कहां पर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, ये अपन को क्वेश्चन में देगा। अब अपन को क्या क्या चेक करना है उसमें, पहली बात ये चेक करनी है कि एफ ऑफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस, शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। अगर एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, इसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए, अगर नहीं इसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, एफ ऑफ एक्स should be differentiable in the interval x belongs to open interval a to b। ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होने चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन ये है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ए और बी पर फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अपन बोलते हैं कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, या रोल्स थ्योरम is satisfied, ठीक है। लेकिन उसके बाद में एक चीज अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि इसके कन्वर्स को बताता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू करेंगे अपन, जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे और उसमें एक्स की जगह सी पुट कर देंगे, एफ डैश सी, और उसको जीरो करके अपन सी का वैल्यू निकालेंगे। अगर वो सी का वैल्यू बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए टू बी में, वो क्या करेगा, जो सी होगा वो ए से बी में बिलोंग करना चाहिए। ये इसका एक कंडीशन हो गया। तो देखो, सबसे पहले इसका कंटिन्यूस कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों कंडीशन होगी तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी, और अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड है तो ये कंडीशन भी उसमें होगा, ये डेफिनेटली होगा उसके अंदर, ठीक है। अब इसका कन्वर्स की बात देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कन्वर्स भी पूछ रहा है अपन को, जैसे कन्वर्स भी पूछ सकता है कि क्या पूछेगा कि अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो इसके कन्वर्स के बारे में क्या कह सकते हैं अपन, इसके उल्टे के बारे में क्या कह सकते हैं। तो अगर एफ डैश सी बराबर 0 है और सी बिलोंग्स टू ए बी है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। वो अपन आगे और डिस्कशन करेंगे, इस पे क्वेश्चंस में समझ जाएंगे अपन। तो एक्चुअल में देखो, इसका ग्राफिकली मीनिंग बताना चाह रहा हूं मैं कि ग्राफिकली मीनिंग क्या है। तो मैं मान लेता हूं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कोई फंक्शन दे रखा है, ऐसा कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और उसका ग्राफ यहां से लेके यहां तक है, यानी कि x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक का ये ग्राफ है, ठीक है। अब देखो इसमें कि ये फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूस भी है और ए से बी में ये डिफरेंशिएबल भी है। उसके बाद में ये जो कंडीशन देखी है अपन ने, देखो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दिख भी रहा होगा अपन को, यहाँ पे y का वैल्यू सेम है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। तो अपन को यहाँ तक तो ये कंडीशन देखनी है। अब ये एफ डैश सी बराबर 0 का मतलब क्या है कि यहाँ कहीं पे एक x इक्वल टू सी, कहीं पे भी एक पॉइंट होगा ए और बी के बीच में। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x इक्वल टू सी है, और इस x इक्वल टू सी पे इस कर्व पे मैं x एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अब देखो, x एक्सिस का स्लोप जो होता है वो 0 होता है, x एक्सिस का स्लोप 0 होता है क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो टेन थीटा स्लोप होता है, तो टेन 0 का वैल्यू 0 होता है। और अपन ने ये भी पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा इक्वल होता है,
तो जब एक्स एक्सिस का स्लोप अगर जीरो होगा तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइन होगी उन सब का स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। तो अपन ने जो टेंजेंट ड्रॉ किए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही ड्रॉ किए, तो इसका जो स्लोप बनेगा वो जीरो बनेगा। और एक्चुअल में स्लोप के अलग अलग मीनिंग है। अगर स्लोप की बात करूं मैं तो जो dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स की बात करते हैं तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन रहा होगा तो एफ डैश एक्स जो है वो पॉइंट x कोमा y पे टेंजेंट के स्लोप को बताता है। एफ डैश एक्स हमेशा पॉइंट x कोमा y पे टेंजेंट के स्लोप को बताता है। अगर पर्टिकुलर अपन ने ये बोल दिया कि भाई c पॉइंट पे कोई x इक्वल टू c पे, तो c कोमा एफ ऑफ c पर वो किसको बताएगा, स्लोप को बताएगा। तो जब भी ऐसा ग्राफ बनेगा अपन को पता है कि यहाँ पे कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। इसलिए ये कंडीशन अपन बोलते हैं कि एफ डैश इक्वल टू जीरो, और जहाँ पे सी बिलोंग्स टू जो होना चाहिए वो ए और बी के बीच में ही कहीं पे लाई करेगा। ये हो गया एक रोल्स थ्योरम का कंडीशन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन एमवीटी के बारे में, मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो एमवीटी क्या कहता है, एमवीटी में पहली कंडीशन वही एफ ऑफ एक्स को एक फंक्शन दे रखा है और इंटरवल वही मान लेता हूं मैं ए से बी के बीच में, कोई भी इंटरवल दे रखा होगा अपन को क्वेश्चन में। तो पहली बात तो ये हो जानी चाहिए कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। फिर दूसरी बात, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, और तीसरी बात जो होगी वो अपन देखेंगे। अगर ये चीज सेटिस्फाई कर रही है तो फिर अपन इसमें देखो एफ डैश सी निकालते हैं। इसका मतलब अपन क्या निकालते हैं, एफ डैश सी निकालते हैं, और एफ डैश सी को इक्वल करते हैं अपन एफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे देखो सी में कोई ना कोई एक इक्वेशन बनेगी और वहां से सी का वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे। अगर वो सी का वैल्यू ओपन इंटरवल ए टू बी लाइक करेगा, इसका मतलब एमवीटी विल बी एप्लीकेबल, ये एमवीटी इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो देखो उसमें एक एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली कंडीशन आ रही थी, लेकिन अपन को इसमें एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली कंडीशन नहीं। पहली कंडीशन ये कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, उस डिफरेंशिएशन पे उसका एफ डैश सी निकालेंगे और उस एफ डैश सी को एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल करेंगे और वहां से सी का वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। अगर वो सी ओपन इंटरवल ए टू बी में लाई करेगा, इसका मतलब एमवीटी उसमें एप्लीकेबल होगा। इसको मैं देखो ग्राफिकली भी बता सकता हूँ। अब देखो जो फर्स्ट टाइप का ग्राफ बनाता है रोल्स थ्योरम में, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा उसी टाइप का ग्राफ बनेगा। सपोज करो कि जैसे ग्राफ ऐसा बन गया, यहाँ पे ये x इक्वल टू ए है और यहाँ पे x इक्वल टू बी है। ये इनके एंड पॉइंट को मैं कुछ बोल देता हूँ, जैसे इसको नाम दे दिया P और इसको नाम दे देते हैं अपन Q। ठीक है, तो इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो एक कोड बन जाएगी अपने पास, PQ एक कोड हो जाएगा। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में बता सकता हूँ कि फंक्शन अपना क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो जब मैं इसमें x इक्वल टू ए पुट करूंगा तो y का वैल्यू आएगा एफ ऑफ ए, और इसमें b पुट करूंगा तो y का वैल्यू आ जाएगा एफ ऑफ बी। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे p और q के। अब इसके बाद में देखो p और q के पैरेलल में इस कर्व पे कोई ना कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, p और q के पैरेलल। तो मान लो कि जैसे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। पहले वाले रोल्स थ्योरम में अपन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इसमें PQ कोड के पैरेलल। तो मान लिया कि जैसे ये जो पॉइंट था वो x इक्वल टू सी था यहाँ पे, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे c कोमा एफ ऑफ सी। अब देखो अगर मैं इसके स्लोप को बताऊंगा डिफरेंशिएशन से, अगर इसका स्लोप निकालता हूं तो ये इसका स्लोप आएगा एफ डैश सी के इक्वल। मैंने बताया था कि एफ डैश एक्स जो होता है वो स्लोप को बताता है, लेकिन x कोमा वाई पे अगर पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को डाल दो उस स्लोप में, तो वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो अगर मैं स्लोप देखूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा
यहाँ से एफ डैश सी। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ कोड पी क्यू की, तो देखो दोनों एंड पॉइंट दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे हैं। तो तुमने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में कि अगर 2 पॉइंट x1 कोमा y1 दे रखा है और एक अगर x2 कोमा y2 दे रखा है, तो इसका जो स्लोप m निकाला करते थे वो होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे मैं इसको ये मान लेता हूँ x2 y2 और इसको मान लेता हूँ x1 y1। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालता हूँ तो y2 माइनस y1 तो हो जाएगा fb माइनस fa और नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1 मतलब b माइनस a। तो यहाँ से ये स्लोप आ चुका है पी क्यू का। लेकिन दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और जब भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनका स्लोप जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो दोनों का स्लोप अगर इक्वल है तो मैं एफ डैश सी को इक्वल कर दूंगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और यहाँ पे देखो ग्राफ से अपन आराम से देख सकते हैं कि जो सी होगा ना वो ए और बी के बीच में ही लाई करेगा, जो कि अपन कंडीशन बोल रहे हैं। तो ये तो अपन को मैथमेटिकली करना है, लेकिन मैंने इसको ग्राफिकली और समझाया कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। अब थोड़ा और अच्छे से डिस्कशन करेंगे अपन क्वेश्चंस को लेके। तो देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट कि वेरीफाई रोज थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और कहां से कहां तक -4 से लेके 2 तक। तो फंक्शन तो अपना दे ही रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इसमें कंडीशन लेते हैं। पहली बात तो देखो अपन को ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने बैठना है। यहाँ पे जो अपन ने सीखा है कि पहले LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, फिर अपन क्या करेंगे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के उसकी डिफरेंशिएबिलिटी बताएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे अपन को स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में बताना है। तो देखो एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं अपने डोमेन में। तो एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इसलिए मैं बोल देता हूं यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इज, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस in f of x is continuous and differentiable so f of x is continuous and differentiable in their domain। अपने डोमेन में ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, इसलिए पहला पॉइंट ये बोल सकता हूं कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन -4 to 2। दूसरा f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4 से 2। देखो जब भी अपन को अगर पोलिनोमियल फंक्शन दे रखा होगा तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, बस अपन को ये चीज मेंशन करने की जरूरत है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट बात करते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए। तो देखो फंक्शन है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और कहां से कहां तक था ये -4 से 2 तक था। तो यहाँ पे ए का वैल्यू तो देखो -4 है और बी का वैल्यू 2 है। तो पहले मैं एफ ऑफ -4 कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 और ये -8, ये बन जाएगा 16 -8 -8, ये आ जाएगा 0। फिर निकाल लेंगे एफ ऑफ 2, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 -8, तो ये बनेगा 4 प्लस ये बाहर आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4 -8, यहाँ से आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखोगे तो f ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2 बन रहा है और वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। अपन को तो यही देखना था कि दोनों इक्वल है ना। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल देता हूं कि रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड
रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अब अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो अपन क्या करते हैं, इसका एफ डैश सी बराबर 0 करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये बनता है एक्स स्क्वायर का 2x बन जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स का 1 बन जाएगा, और माइनस 8 का 0 डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये बनेगा 2x प्लस 2। अगर मैं c की वैल्यू निकालना c पर इसका वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये बन जाएगा 2c प्लस 2। लेकिन अपन को एफ डैश सी क्या करना है, 0 करना है। तो 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 करने का मतलब यहाँ से 2c इक्वल टू बन चुका है -2, और c का वैल्यू आ चुका है -1। और ये -1 देखो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -4 से 2 में। ठीक है, तो अपन ने क्या किया भाई, रोल्स थ्योरम तो सेटिस्फाई हो गई थी इन 3 कंडीशन से ही। आगे अपन ने देखा कि रोल्स थ्योरम अगर सेटिस्फाई होता है तो ये कंडीशन भी होती है इसके अंदर कि एफ डैश सी अगर 0 होगा तो सी का वैल्यू जो होगा वो गिवन इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन में और क्या दे रखा था। अच्छा, इसमें सिर्फ अपन को वेरीफाई करवा रहा था कि सिर्फ रोल्स थ्योरम इसमें वेरीफाई होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 3 अपन ने सारी कंडीशन निकाल के इसको वेरीफाई कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम is applicable to any of the following function, can you say something about the converse of Rolle's theorem from these example। एक चीज और पूछा है इसमें, converse of Rolle's theorem। ठीक है, तो अपन एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, पहला फंक्शन लेते हैं अपन f of x इक्वल टू, ये दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अगर तुमने पढ़ा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हर एक इंटीजर पर ब्रेक होता है, ऐसा कुछ ग्राफ आता है उसका। यानी कि ये फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। और कहाँ पे होता है, हर एक इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे देखो इंटरवल दे रखा है 5 to 9। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is always discontinuous at integer value। x की जो भी इंटीजर वैल्यू होगा वहां पे वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, लेकिन अपनी तो रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन ही ये होती है कि वो क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि f of x इक्वल टू GIF of x इज discontinuous at, अब देखो इंटीजर वैल्यू 5 to 9 के बीच में कहाँ कहाँ आ जाएगी, एट x इक्वल टू 5, 6, 7, 8 और ये 9 बोल दूंगा। इन पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, फिर अगर दूसरी कंडीशन की बात करते हैं अपन तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी क्या बोल देंगे कि जहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा वहाँ पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी अपन को ओपन इंटरवल में चेक करनी होती है, तो ओपन इंटरवल 5 और 9 तो आएंगे नहीं। इसका मतलब ये मैं बोल दूंगा कि f of x इक्वल टू GIF of x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 6, 7, 8। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब मैं ये बोल देता हूं कि रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड या इज नॉट एप्लीकेबल। इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर इसमें देखो कन्वर्स भी पूछ रहा है, तो कन्वर्स भी मैं साथ साथ में बता देता हूँ। कन्वर्स का मतलब अपन जो निकाल देते हैं एफ डैश सी 0 किया करते थे, और सी बिलोंग होता था कहाँ से, ओपन इंटरवल A to B। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एफ डैश सी जो होगा वो 0 होगा, बहुत से पॉइंट पे 0 होगा। अगर GIF के ग्राफ से तुम देखोगे तो एफ डैश सी जो है वो बहुत पॉइंट पे 0 होगा, ये मान लो। तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ डैश सी तो 0 होगा, लेकिन एफ डैश सी 0 होने से ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ये देखो, इससे पहले अगर मैं उल्टा देखता हूँ तो ये फंक्शन क्या है, ना तो कंटिन्यूस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। तो ये तो बात सही है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा कि अगर मैं उल्टे से चलूं कि एफ डैश सी 0 है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा, तो ये गलत बात हो जाएगी इसके अंदर। भाई अगर शुरू से अपन देखेंगे तो शुरू में अपन ये बोलते हैं कि
कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और फिर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी बनेगा बहुत सारी वैल्यू के लिए, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी की भी बात नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी डिसकंटिन्यूस हो चुका है। लेकिन अगर कन्वर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जीरो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरी बात करते हैं तो इसमें भी देखो जी आई एफ दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स। अब क्या बोला है देखो, इसमें इंटरवल चेंज कर दिया इसने -2 से 2 के बीच में। अब की बार इंटरवल दे दिया -2 से 2 के बीच में, तो वो सेम केस, वो दो सेम पॉइंट लिख देंगे अपन कि ये यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, और ओपन इंटरवल में -2 to 2 में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब कंटिन्यूस कहाँ कहाँ नहीं होगा, तो इंटीजर पे नहीं होगा, x इक्वल टू -2, -1, 0, 1 और 2 पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा। और फिर यहाँ पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेगा तो -1, 0 और 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर इसके कन्वर्स की बात करेंगे तो वही सेम बात आ जाएगी कि एफ डैश सी तो इसका 0 होगा बहुत से पॉइंट पे, लेकिन इसका उल्टा मैं देखूंगा तो ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं है, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर तीसरी बात करते हैं अपन, फंक्शन अपन को दे रखा है x स्क्वायर -1, 1 to 2, एफ ऑफ एक्स दे दिया है x स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2। तो पहली बात तो देखो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। इसलिए मैं बोल दूंगा पहली कंडीशन कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 to 2। दूसरी बात बोल देंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 2। तीसरी कंडीशन के लिए अपन निकालेंगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। एफ ए का वैल्यू यहाँ पे देखो 1 है और बी का वैल्यू 2 है, तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 निकालूंगा, और एफ ऑफ 1 का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू ये 1 -1 0 आ जाएगा। फिर एफ ऑफ बी की बात करेंगे तो एफ ऑफ 2 ये बनेगा 2 का स्क्वायर -1, तो ये 4 -1 बन जाएगा 3। तो यहाँ से देखो एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो मैं ऐसा बोल दूं कि रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसका कन्वर्स की बात करते हैं। तो कन्वर्स के लिए इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और ये 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x। अगर एफ डैश सी की बात करते हैं तो एफ डैश सी बन जाएगा ये 2c। एफ डैश सी को अगर 0 करूंगा तो यहाँ से c का वैल्यू आएगा 0। अब c का वैल्यू 0 आ रहा है तो इसमें देखो क्या बिलोंग कर रहा है, क्या ये 1 से 2 के बीच में आ रहा है क्या ओपन इंटरवल में, तो ये 1 से 2 के बीच में नहीं आ रहा है। तो इसके कन्वर्स की बात करेंगे अपन, तो देखो एफ डैश सी 0 करने से ये नॉट इक्वल टू 1 to 2 आ रहा है, और रोल्स थ्योरम वैसे भी वहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो देखो c इक्वल टू 0 तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे c इक्वल टू 0 इस इंटरवल में नहीं हो रहा है, लेकिन देखो फिर भी यहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस भी था और डिफरेंशिएबल भी था। तो जैसा अपन सीधा सीधा बोल रहे हैं वैसा वैसा कन्वर्स हो नहीं रहा। ठीक है, तो अपन को यही ध्यान में देनी है कि पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो अपन ये बोलते हैं जनरली कि इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा, ये इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ में एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा और c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a to b होगा। लेकिन इसका कन्वर्स की बात करूं तो अगर एफ डैश सी बराबर 0 और c बिलोंग्स टू a b हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली तीनों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा हो, बस अपन को ये चीज बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन के बारे में दे रखा है कि -5 to 5 से r में, यानी कि ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है।
डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट वेनिश, एक्चुअल में ये एफ ऑफ एक्स नहीं दे रखा है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। देखो एक कंडीशन इसमें एक और दे रखी है कि इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये अंडरस्टूड है कि ये कंटिन्यूस है ही है। तो यहाँ पे देखो f दे रखा है -5 से 5 और कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ये R में बिलोंग कर रहा है। तो ये तो इसका डोमेन दे रखा है और ये इसका को डोमेन दे रखा है और साथ में बोला है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे गिवन के हिसाब से ही कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन -5 to 5 और दूसरी बात एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये बात तो दे ही रखी है, ओपन इंटरवल -5 to 5। ठीक है, अब आगे क्या होता है कंडीशन, आगे अपन ये बोलते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है और उसके बाद में मैं ये बोलता हूँ कि एफ डैश सी बराबर 0 होता है, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला एक्चुअल में, अगर मैं इसका उल्टा देखूं, इधर से इधर जाऊं, तो अगर एफ ऑफ, पहली बात तो ये कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होता है तो एफ डैश सी बराबर 0 होता है। लेकिन अगर मैं उल्टा जा रहा हूं कि एफ डैश सी अगर 0 नहीं है तो भाई ये बात भी सेटिस्फाई होगी कि फिर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अपन को यही बोला है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश, वेनिश मतलब वो 0 नहीं हो रहा है। तो जब वो 0 नहीं होगा तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू देखो -5 दे रखा है और बी का वैल्यू 5 दे रखा है। तो ये एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ -5 और एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 5 हो जाएगा। तो इस कंडीशन से मैं ये देखूंगा कि जब एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका उल्टा देखूंगा तो एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, जहाँ पे फंक्शन है x² - 4x - 3 इन द इंटरवल a to b, जहाँ पे a इक्वल टू 1 दे रखा है और b इक्वल टू 4 दे रखा है। तो एमवीटी के लिए पहली दो कंडीशन तो भाई होनी चाहिए कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी की। तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल ए और बी 1 दे रखा है, तो इंटरवल बन जाएगा 1 to 4 ये। तो इन द इंटरवल 1 to 4। फिर दूसरी कंडीशन की एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 4। अब मीन वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशन लिखते हैं अपन वो ये होती है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो फंक्शन है अपना x² - 4x - 3, फंक्शन x² - 4x - 3। तो सबसे पहले अगर इसका मैं f डैश एक्स निकालता हूं तो f डैश एक्स डेरिवेशन इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x - 4 - 0 मीन्स 2x - 4 और f डैश सी बन जाएगा 2c - 4। ठीक है, फिर इसका एफ बी, ये तो इसके ये तो एफ डैश सी आ चुका है तो एफ बी कैलकुलेट करूंगा। एफ बी मतलब एफ ऑफ 4 अगर इसमें मैं पुट करूंगा तो 4 - 4 × 4 - 3, तो ये बनेगा 16 - 16 - 3, तो ये बन जाएगा -3। फिर एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 1² - 4 × 1 माइनस ये 3 बन जाएगा। तो 1 - 4 - 3, ये 1 - 7 मीन्स -6 आ जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश सी को इक्वल करूँगा मैं, ये जो वैल्यू है इसमें मैं पुट कर रहा हूँ तो एफ डैश सी तो आ चुका है 2c - 4, एफ बी का मतलब बनेगा -3 और ये -6 और b - ए मतलब
4 माइनस 1, तो ये बनेगा 3 प्लस 6 अपॉन 3 माइनस 3 प्लस 6, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो 2c माइनस 4 का वैल्यू आ चुका है 1, और यहाँ से c का वैल्यू आ चुका है 5/2, और ये 5/2 जो है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 से 4 में, जो कि अपन को दे रखा है। अब ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन के लिए एमवीटी एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे रखा है ये x³ माइनस 5x² माइनस 3x, ए का वैल्यू दे दिया 1 और बी का वैल्यू दे दिया 3। तो फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1 to 3 फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। पहले तो इसकी पहले तो अपन को एमवीटी के बारे में बताना है कि ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो वो ही हो जाएगी कि एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका मतलब सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल बनेगा क्लोज इंटरवल 1 to 3, क्योंकि ए का वैल्यू 1 दे रखा है और बी का वैल्यू 3 दे रखा है। फिर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ओपन इंटरवल 1 to 3। फिर निकालते हैं इसका एफ डैश। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है x³ माइनस 5x² माइनस 3x। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूँ तो ये बनेगा 3x² माइनस 5 इंटू x² का करेंगे 2x माइनस 3 इंटू x का करेंगे 1, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस ऑफ 10x माइनस 3, ये आ चुका है। अगर मैं c पे इसका वैल्यू निकालना चाहूँ तो एफ डैश सी बनेगा 3c² माइनस 10c माइनस 3। इसको इक्वल करेंगे अपन, एफ डैश सी को इक्वल करेंगे किसके, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो पहले तो एफ बी निकाल लेता हूं। एफ बी का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ 3, इसमें पुट करता हूं तो 3³ माइनस 5 इंटू 3² माइनस 3 इंटू 3 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 27 माइनस 5 इंटू 9 45, और ये माइनस का 9 आ जाएगा। तो ये 27 माइनस 54 मीन्स माइनस 27 आ जाएगा। फिर एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा ये, तो ये बनेगा 1³ माइनस 5 इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 5 माइनस 3 ये बन जाएगा माइनस 7। अब इसमें पुट करता हूँ एफ डैश सी इक्वल टू में, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू एफ बी मतलब माइनस 27, एफ ए मतलब माइनस 7 और बी माइनस ए मतलब 3 माइनस 1, तो ये बनेगा माइनस 27 प्लस 7 अपॉन 2, माइनस 20 अपॉन 2 मीन्स माइनस 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू माइनस 10, इसको लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो ये ऐसा बनेगा 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर लेते हैं, इसको फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा 3c² माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 3c कॉमन ले लूँगा तो c माइनस 1, माइनस 7 कॉमन ले लूँगा तो c माइनस 1, तो ये बन जाएगा 3c माइनस 7 इंटू c माइनस 1, ये फैक्टर आ जाएंगे। और इन फैक्टर को जब मैं 0 करूँगा तो c का वैल्यू एक तो आएगा 7/3 और एक आ जाएगा c का वैल्यू 1। लेकिन अपन को इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल 1 to 3, तो ये वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, लेकिन c का वैल्यू आ जाएगा 7/3 बिलोंग्स टू 1 to 3। इसका मतलब एमवीटी इज एप्लीकेबल, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एमवीटी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब देखो आगे अपन को ये पूछ रहा था कि पहला तो ये पूछा था कि एमवीटी इसमें होगा या नहीं होगा, और दूसरी बात ये पूछ रहा था कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 पे c का वैल्यू निकालना है जो कि इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा हो। तो एफ डैश सी देखो निकाल ही चुके हैं अपन पहले, इसको अपन को क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। ये अलग से कंडीशन पूछ रहा है। 3c² माइनस 10c माइनस 3 आ चुका है, तो एफ डैश सी निकाल चुके हैं 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0।
अच्छा अब देखो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालूंगा तो ये बनेगा माइनस बी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते ही हो भाई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें पुट कर देता हूँ मैं, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 100 माइनस 4a बन जाएगा ये माइनस ऑफ 3, और ये नीचे आ जाएगा 2a यानी कि 3। तो ये बनेगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 100, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये बनेगा 36, और ये बन जाएगा 6। तो c का वैल्यू देखो क्या क्या आएगा, c का वैल्यू आ जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 136 डिवाइड बाई 6। अब देखो इसमें एक वैल्यू तो आएगा, c इक्वल टू आएगा 10 प्लस अंडर रूट 136 अपॉन 6, लेकिन ये वैल्यू आनी चाहिए दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी c इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट 136 डिवाइड बाई 6। तो देखो पहले तो इस वैल्यू के लिए बात करता हूँ मैं कि 10 माइनस, ये देखो अंडर रूट 136 जो होगा वो 11 से भी बड़ा आएगा, और जब ये 11 से बड़ा आएगा तो 10 माइनस, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये बनेगा 10 माइनस 11 पॉइंट समथिंग जो भी बनेगा, तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव अपॉन 6 क्या बन जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये लेस देन 0 आ जाएगा, और अपना जो इंटरवल दे रखा है वो 1 2 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू तो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसको तो अपन कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ से सी का, ये तो सी का वैल्यू नहीं हो सकता। फिर ये देखो 10 प्लस ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10 प्लस 11 पॉइंट समथिंग क्या बनेगा, 21 पॉइंट समथिंग, और 21 पॉइंट समथिंग को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये वैल्यू आएगी 3 से, ये जो वैल्यू बनेगी वो 3 से बड़ी बनेगी। और अगर ये वैल्यू 3 से बन रही है तो इस इंटरवल से फिर बाहर चला गया तो ये वैल्यू भी बिलोंग नहीं करेगा ओपन इंटरवल 1 2 3। इसका मतलब जब एफ डैश सी 0 होगा तो वहां से सी का कोई वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में अपन को दिया है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शन गिवन इन द अबव क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में देखो ये फंक्शन दे रखे थे, ये अपन ने डिस्कस भी किया है इस पे, लेकिन उसमें रोल्स थ्योरम की बात कर रहा था। अपन को रोल्स थ्योरम की बात नहीं करनी है, अपन को सिर्फ फंक्शन ये लेने हैं, ये तीनों फंक्शन लेने हैं, और इन तीनों फंक्शन के बारे में बताना है कि इसमें एमवीटी एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा। तो देखते हैं भाई। तो एमवीटी के लिए भी देखो कंडीशन तो वही होती है क्या, कि वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए और वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो अगर पहली बात मैं कर दूं इसके अंदर, तो पहली बात जो पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, फिर से नहीं लिखूंगा इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ सिर्फ ओरली कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स है। तो ये देखो डिसकंटिन्यूस है और नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा ये इस इंटरवल में, इस वजह से ये फंक्शन पे एमवीटी एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि एमवीटी हो या रोल्स थ्योरम हो, फंक्शन का कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। उसके बाद में अपन आगे की कंडीशन देखते हैं। तो देखो इस वजह से ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन पे एमवीटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर दूसरा फंक्शन भी देखो वही एफ ऑफ एक्स बराबर जी आई एफ ही दे रखा है, तो जी एफ में भी ये देखो -2 से 2 की बात कर रहा है, तो इस पे भी मैंने बताया था कि ये कंटिन्यूस नहीं होगा -2 0 1 और 2 पे, -2 -1 0 1 और 2 पे, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये -1 0 और 1 पे। ठीक है, तो जब ये फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो इनके एमवीटी के आगे बात करना ही पॉसिबल नहीं है। फिर तीसरे फंक्शन की बात करते हैं। ये जो तीसरा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, इसमें देखो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, सो इसके बारे में कह सकता हूँ क्या, पहली कंडीशन कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल। इंटरवल वही जो अपन ने इससे पहले क्वेश्चन में किया था, सेम वही लिखेंगे
कि इन द इंटरवल 1 to 2 में ये कंटिन्यूस है। दूसरी बात, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल 1 to 2 में। फिर तीसरी कंडीशन, एफ ऑफ एक्स देखो अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका अगर एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये आएगा 2x माइनस 0 मतलब 2x। तो एफ डैश सी आएगा यहाँ से 2c, और ये 2c बराबर करूँगा मैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के, क्योंकि एमवीटी कर रहे हैं और इंटरवल क्या है अपना 1 से 2, इसका मतलब मैं करूँगा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो पहले मैं इसका एफ ऑफ 2 कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एफ ऑफ 2 आएगा यहाँ से 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 मीन्स 3, और फिर बन रहा है ये एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करूँगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 ये आ जाएगा 0। तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ कि 2c इक्वल टू ये आ रहा है अपने पास एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1 था, ये तो 1 हो ही गया। तो एफ ऑफ 2 कितना आ चुका है 3, और ये बन चुका है कितना 0, एफ ऑफ 1 तो 3 माइनस 0, तो ये 2c इक्वल टू 3 आ चुका है। तो यहाँ से c का वैल्यू आया है 3/2, c का वैल्यू आ चुका है 3/2, और इंटरवल था अपना 1 to 2, इंटरवल था अपना 1 to 2। तो देखो ये 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये इस फंक्शन के लिए एमवीटी इज एप्लीकेबल। इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, है ना, क्योंकि वहाँ पे c का वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे c का वैल्यू 3/2 इस इंटरवल में आ चुका है, तो इस फंक्शन के लिए एमवीटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है।